क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सिर्फ एक वोट की ताकत कैसे पूरे दक्षिण एशिया के नक्शे और यहाँ की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए पलट सकती है? क्या आपको अंदाजा है कि कैसे भारत के पूर्वी राज्यों से आई एक राजनीतिक सुनामी ने हमारे एक पड़ोसी देश की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी? और आखिर कौन सी कैसी ऊर्जा है जो पानी और नागरिकता के ब्रह्मास्त्र से भारत ने अपने चारों तरफ एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा चक्र तैयार कर लिया है जिसे भेदना अब किसी भी भारत विरोधी ताकत के लिए पूरी तरह से नामुमकिन हो गया है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त ईरान और इजराइल के टकराव या फिर रूस और ईरान के तनाव को थोड़ा किनारे रख दीजिए, क्योंकि असली और सबसे बड़ा गेम तो हमारे अपने घर के दरवाजे पर खेला जा रहा है। भारत के पूर्वी मोर्चे यानी पश्चिम बंगाल और असम से जो चुनावी नतीजे और समीकरण सामने आए हैं वह सिर्फ किसी सरकार का बदलना नहीं है, यह भारत की सीमाओं पर खींची जा रही एक ऐसी नई और कभी न टूटने वाली लक्ष्मण रेखा है जिसने दुश्मनों के पसीने छुड़ा दिए। पश्चिम बंगाल में दशकों पुराना टीएमसी का एक मजबूत किला अब पूरी तरह से ढह चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने 200 से भी ज्यादा सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता पर अपना लौ नियंत्रण स्थापित कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ असम के एनडीए 101 सीटों के साथ लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगा चुका है। असम के मुख्यमंत्री का आक्रामक और नेशनलिस्ट रवैया अब और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इन दोनों राज्यों में आई यह राष्ट्रवादी सुनामी भारत के पूर्वी मोर्चों को एक ऐसे लौ कवच में बदल रही है जिसका सीधा और खौफनाक रणनीतिक असर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश पर असर पड़ रहा है। पड़ोसी देश में हाल ही में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद वहां जो भारत विरोधी शक्तियां और अस्थिरता पनप रही हैं, उनके लिए पश्चिम बंगाल और असम के यह नया जनादेश किसी भयानक सपने से कम नहीं है। अब पश्चिम बंगाल और असम में सत्ता के यह पूर्ण एकीकरण उन लोगों की बर्बादी की नई लिस्ट लिख रहा है जो दशकों से भारत की जड़ों को खोखला करने की साजिश रच रहे थे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतना सिर्फ एक इलेक्शन विक्ट्री नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही वैचारिक जीत है। उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग से लेकर कोलकाता के शहरी इलाकों तक अब तक के यह सिर्फ बिल्कुल साफ हो गया है कि नेशनल सिक्योरिटी और जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक ही अब भारत का सबसे बड़ा और इकलौता मुद्दा है। भारत में मिली भारी लीड यह साबित करती है कि भारत का वोटर अब सीमाओं पर जीरो टॉलरेंस वाली सख्त नीतियां ही देखना चाहता है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का सारा टकराव खत्म हो चुका है। एक ही विचारधारा की सरकार होने की वजह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसियों को अब पूरी तरह से भी फ्री हैंड मिल चुका है। बीएसएफ और राज्य पुलिस अब कदम से कदम मिलाकर एक साथ काम कर रही है और इस फ्री हैंड का नतीजा यह हो रहा है कि सीमा पार बैठे उन सिकेंडेट्स में हाहाकार मचा हुआ है जो दशकों से सॉफ्ट बॉर्डर का फायदा उठा रहे थे। पिछले कई दशकों से पश्चिम बंगाल की राजनीति पूरी तरह से वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती थी। यहाँ घुसपैठियों को लोकल लेवल पर राजनीतिक प्रोटेक्शन मिला करता था, लेकिन अब गेम पूरी तरह से बदल चुका है। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ के 50 किलोमीटर के अधिकार क्षेत्र को लेकर जो तीखी बहस होती थी वह हमेशा के लिए शांत हो गई है। हजारों करोड़ रुपए का गौ तस्करी का वह भूमिगत नेटवर्क जो पड़ोसी देश की लेदर और बीफ इंडस्ट्री का कच्चा माल देता था अब पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। भारत में जो गाय कुछ हजारों में मिलती थी वह बॉर्डर पार करते ही लाखों में बिकती थी। यह इलीगल इकोनॉमिक में अचानक रुक जाने से वहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक ऐसी आर्थिक चोट पड़ गई है कि वह हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। पर दोस्तों, यह तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। असली तबाही तो उस खौफ से आ रही है जिसका सच बहुत ही कम लोग जानते हैं। बंगाल में सत्ता परिवर्तन का सीधा मतलब है नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA और भविष्य में आने वाले नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन यानी NRC के रास्ते का सबसे बड़ा राजनीतिक कांटा हमेशा के लिए निकल जाए। असम पहले से ही घुसपैठियों के प्रति बेहद सख्त रवैया अपना रहा है और अब बंगाल के इस राष्ट्रवादी ग्रिड से जुड़ने से अवैध प्रवासियों के पास छुपने के लिए कोई भी सुरक्षित ठिकाना नहीं है। बंगाल में फर्जी राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाने वाले दलालों के नेटवर्क पर सीधा बुलडोजर एक्शन हो रहा है और इसके चलते पड़ोसी देश पर एक और डेमोग्राफिक बाउंस बैक का बहुत भारी खतरा मंडराने लगा है। जो लोग वहां के अवैध तरीके से भारत में घुसे थे अब उन्हें वापस उल्टे पांव भागना पड़ रहा है। हमारी खुफिया रिपोर्ट्स और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ताजा आंकड़े ये साफ बता रहे हैं कि बिना दस्तावेजों के भारत के पास वापस भागने की संख्या 300% का भारी उछाल आया हुआ है। पहले लोग भारत में घुसते हुए पकड़े जाते थे, लेकिन अब लोग खुद अपनी मर्जी से बॉर्डर पार करके वापस भाग रहे हैं। यह रिसर्च माइग्रेशन उस देश की कमजोर अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल असहनीय हो चुका है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत सिर्फ बॉर्डर सील करके चुप बैठने वाला है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भारत ने अब जल कूटनीति का एक ऐसा फंदा तैयार कर लिया है जो सीधे तौर पर विरोधी ताकतों का गला घोंट रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 54 नदियां साझा होती हैं और यही नदियां पूरी दक्षिण एशिया की लाइफलाइन मानी जाती हैं। दोस्तों, तीस्ता नदी के जल बंटवारे का समझौता 1 दशक से भी ज्यादा का समय सिर्फ इसीलिए अटका हुआ था क्योंकि पश्चिम बंगाल की पूर्व राज्य सरकार इसके सख्त खिलाफ रहती थी। लेकिन अब दिल्ली और कोलकाता बिल्कुल एक ही पेज पर है। इसका सीधा मतलब यह है कि दिल्ली अब जब चाहे
तीस्ता का पानी का इस्तेमाल एक बड़े रणनीतिक हथियार के रूप में कर सकती है। इसके अलावा ऐतिहासिक गंगा जल साझाकरण संधि भी अब खत्म होने की कगार पर है। इस संधि के तहत फरक्का बैराज का पानी का बंटवारा किया जाता है और अब जब नई संधि के लिए टेबल पर बातचीत का वक्त आया है तो भारत बहुत ही आक्रामक और सख्त रुख अपना रहा है। यदि वहां भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ती हैं तो वो चीन के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाता है, तो भारत हाइड्रोपॉलिटिक्स यानी जल राजनीति के जरिए सीधे उनकी नब्ज दबाने के लिए तैयार है। पानी की एक बूंद के लिए तरसता पड़ोसी अब भारत के सामने पूरी तरह सरेंडर करने को मजबूर हो रहा है। पर दोस्तों, असली मास्टर स्ट्रोक तो उस ताबीज पे छिपा है जो भारत के सिलीगुड़ी में बांध दिया गया है। कूटनीति की दुनिया में ताबीज का मतलब होता है एक ऐसा सुरक्षा तंत्र जो अपने दुश्मन की हर चाल को पूरी तरह से फेल कर दे। रही रणनीति के तहत बंगाल और असम को दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सुरक्षा हब बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में मौजूद सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक भी कहते हैं, वह सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है और ये वही संवेदनशील हिस्सा है जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। अब इस पूरे इलाके में राज्य सरकार की बिना किसी रुकावट के लॉजिस्टिक बेस रडार सिस्टम और हाईवे का जाल बहुत तेज गति से बिछाया जा रहा है। डुअल यूज रैपिड लॉजिस्टिक कॉरिडोर में बदल रहा है। इससे चीन और नीचे के बांग्लादेश दोनों की तरफ से भारत पर दबाव बनाने में कोई भी गुंजाइश हमेशा के लिए खत्म हो जा रही है। भारत अब अपने प्लान बी पर भी पूरी ताकत से काम कर रहा है और पड़ोसी देश के पोर्ट आप उनके पारगम मार्ग में जो भारत का एक एहसान की तरह पेश करते थे, अब उनकी अहमियत बिल्कुल जीरो हो गई है। भारत अपने ही पूर्वोत्तर राज्यों में हजारों करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट का जाल बिछा रहा है और इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर गेम के बीच एक ऐसा सेक्टर भी है जहां की सांसें सीधे भारत के कंट्रोल रूम से जुड़ी हुई है और वह है पावर, पानी, वह है पावर यानी बिजली। जरा सोचिए कि क्या हो सकता है कि कोई दूसरा देश आपको बिजली का स्विच अपने हाथ में रखता हो और पड़ोसी देश का अपना नेचुरल गैस प्रोडक्शन ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका हो। आज की तारीख में उन्हें अपने कुल बिजली सप्लाई के लगभग 65% हिस्सा बाहर से मांगना पड़ता है और यहीं पर भारत की एनर्जी कूटनीति अपना सबसे बड़ा प्रहार कर रही है। झारखंड में स्थित अडानी पावर का अल्ट्रा सुपर कैंट्रिक प्लांट उस देश की पावर ग्रिड का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है। जब वहां से पेमेंट नहीं आ रही होती है तो पावर कंपनी अपनी एग्रीमेंट के नियमों का इस्तेमाल करते हुए बिजली सप्लाई में 60% की भारी कटौती कर रही है। इससे उनके सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब सीधे अंधेरे में डूब रहे हैं। ऊपर से भारत सरकार ने अपने नियमों में ऐसा बदलाव कर दिया है कि वह बिजली अब सीधे भारत के अंदर ही बेची जा सकती है। नेपाल से जो बिजली वहां जा रही है वही भारत के कंट्रेक्शन कॉरिडोर से होकर ही गुजरती है। ऊर्जा के मामले में तो वह देश पूरी तरह से भारत की मुट्ठी में कैद हो चुका है। बिजली के इस भयानक संकट के बीच वहां की वह अर्थव्यवस्था जो सिर्फ कपड़ों यानी रेडीमेड गारमेंट्स बेचने पर टिकी है, वो भी भारत के एक इशारे पर बर्बाद हो रही है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा लैंड बॉर्डर पेट्रापोल और बेनापोल है, जहां से दोनों देशों के बीच 30% से ज्यादा व्यापार होता है। उनकी पूरी गवर्नमेंट इंडस्ट्री भारतीय कच्चे माल, सूती धागे और रसायनों पर टिकी हुई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट साफ बताती है कि वह सीमा अब दुनिया के सबसे सख्त सीमाओं में से एक बन रही है। बंगाल में नई सरकार आने के बॉर्डर पर चेकिंग इतनी सख्त हो गई है कि ट्रकों की आवाजाही में कई दिनों का समय लग रहा है। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, वो सारे फायदे जो उन्हें मिले थे, अब वह हवा हो गए हैं। अगर भारत की तरफ से कच्चे माल के सप्लाई में थोड़ी सी भी देरी होती है तो उनकी फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर पहुंच जाती हैं और अगर भारत ने गेहूं और अनाज के एक्सपोर्ट पर कोई छोटा सा भी बैन लगा दिया तो उनके घरेलू बाजारों में महंगाई इस कदर बेकाबू हो जाएगी कि जनता सीधे अपने ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएगी। भारत की यह आर्थिक नाकेबंदी इतने साइलेंट और अचूक है कि उनके नीति निर्माताओं को समझ ही नहीं आ रहा है कि वह इस फंदे से बाहर कैसे निकले। देखिए दोस्तों, पर सवाल यह है कि यह सब कुछ एक ही झटके में क्यों और कैसे मुमकिन हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत अब डिफेंसिव डिप्लोमेसी से बाहर निकलकर प्रोएक्टिव मोड में आ चुका है। असम के मुख्यमंत्री पहले ही कट्टरपंथी नेटवर्क और अवैध मदरसों पर कड़ी नकेल कस चुके हैं। अब बंगाल में भी वैसे ही जीरो टॉलरेंस नीतियां लागू हो रही हैं। जो भी स्लीपर सेल्स या भारत के विरोधी तत्व बॉर्डर इलाकों पर छुपकर बैठे हैं, उन्हें चुनकर साफ किया जा रहा है। हवालों के जरिए से जो हर साल औसतन 203 बिलियन डॉलर की काली कमाई बाहर भेजी जा रही थी, उस वेल्थ ड्रेन पर बहुत ही क्रूर और सीधा प्रहार किया गया है। जाली नोटों का जो नक्सल नामदा और मुर्शिदाबाद के रास्ते हमारी अर्थव्यवस्था में जहर घोलता था, वो सिस्टम अब पूरी तरह से कैप्सूल हो चुके हैं और भारत पूरी तरह से साफ संदेश दे रहा है कि अगर पड़ोस में हमारे हितों या अल्पसंख्यकों पर कोई भी आंच आती है तो सीधा और भयानक अंजाम भुगतना पड़ेगा। चीन का बढ़ता दखल, जो कभी भी ढाका के लिए एक सौदेबाजी का कार्ड होता था, अब वह कार्ड पूरी तरह से एक्सपायर हो चुका है। देखिए दोस्तों, यह एक नए और ताकतवर भारत की तस्वीर है जो अपनी शर्तों पर और अपने पड़ोसियों के साथ पेश आता है। यह पूरी जियोपॉलिटिकल शिफ्ट इस बात का सबूत है कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ अब कोई भी समझौता नहीं होने वाला है। और इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे ही सटीक न्यूज और अपडेट्स वाले वीडियो के लिए आप हमारे साथ